तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको सेकंड चैप्टर पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है एंड इट्स अ रियली अमेजिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे उनका वेदर हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से उनके फीचर्स चेंज हो रहे हैं, और कैसे हम इन सारे लैंडफॉर्म से कनेक्टेड हैं और अपनी लाइफ के में हमारे उनकी मतलब उनका इम्पैक्ट आता है। तो कुछ ये बिग क्वेश्चंस दिए हैं, अगर चैप्टर के एंड में आप इनका आंसर्स दे पा रहे हैं इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से आ गया है, और अगर नहीं सो यू नीड टू गो थ्रू इट अगेन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेसेस, यानी कि अर्थ के सरफेस को शेप कर कौन रहा है। कुछ इंटीरियर फैक्टर्स है जैसे लावा, और ये जो भी हम अभी मिड ओशनिक रेंजेस पढ़ेंगे या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ये सब, और कुछ एक्सटीरियर फैक्टर्स में जैसे विंड और ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर, ये सब चीजें में। ठीक है, सेकंड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि प्लेट टेक्टोनिक्स होते क्या है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, और ये प्लेट की मूवमेंट हो ही क्यों रही है। ठीक है, क्यों ये स्टिल नहीं है, क्यों ये स्टेशनरी नहीं है, क्यों ये मोशन में है हमेशा। ठीक है, लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, रिजेस कैसे फॉर्म होती है, वैलीज कैसे फॉर्म होती है, ये सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और कैसे एट लास्ट हम ह्यूमन बींग इन सारे लैंडफॉर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, और हर लैंडफॉर्म से रिलेटेड कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, कैसे हमें उनसे मिटिगेट करना है, कैसे हम ऑन द स्पॉट क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और कैसे उन सब से हम बचाव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ देयर हैपनिंग्स। हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस पिक्चर को बहुत हम अच्छे से समझ पाएंगे जब हमको थ्योरी समझ में आ जाएगी पूरी। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहती है कि जो अर्थ का सरफेस है, यानी कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, वो पूरी तरह से सिमिलर नहीं है, पूरा एक ही तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सों में टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन है। ठीक है, और इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को ही हम प्लेट्स कह रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। ठीक है, अभी टेक्टोनिक प्लेट्स स्टिल नहीं रहती है, स्टेशनरी नहीं रहती है, हमेशा मूव करती रहती है। बहुत ज्यादा मूव नहीं करती, बट दे आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, अब क्यों क्यों मूव कर रही है, क्योंकि जो इनके अंदर इनका जो सेकेंड लेयर है वो है सेमी मोल्टन फॉर्म में। सेमी मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है, ना ही पूरा लिक्विड ना ही पूरा सॉलिड, विस्कस फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिस फॉर्म में मैं कहूंगी पिघली हुई आइसक्रीम है, जली रहती है। ठीक है, तो वो क्या रहती है, बहुत फिसली सी रहती है, तो उसके ऊपर एक तरह से स्लाइड कर रहे हैं हल्का हल्का। जिस दिन ज्यादा स्लाइड कर देते हैं उस दिन अर्थक्वेक आ जाता है पूरे वर्ल्ड में, या फिर जहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि जो अर्थ क्रस्ट है वो पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं इनको प्लेट बोला जा रहा है। ठीक है, और हमेशा ये मूव कर रहे हैं, बहुत धीमे पर मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर यानी कि सेकेंड लेयर में क्या है, मोल्टेन फॉर्म में लावा बाहर निकलना चाहता है, अभी भी बाहर निकलना चाहता है। अब वो बाहर तो नहीं निकल पा रहा है, पर उसके फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक मतलब मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और जिस दिन ये मूवमेंट ज्यादा हो जाता है उस दिन हमें अर्थक्वेक जैसी चीजें, वोल्केनिक इरप्शन जैसी चीजें हम देख पाते हैं। ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। अब जो ये दो प्लेट्स होती है, ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक पैसिफिक प्लेट है, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इधर इंडियन प्लेट है। ठीक है, अभी प्लेट की बाउंड्रीज भी है। आप देखिए ये ऑरेंज बाउंड्री है, यहाँ ग्रीन बाउंड्री है, यहाँ पर्पल कलर की बाउंड्री है। ठीक है, तो बाउंड्रीज का इंटरेक्शन डिफर करता है बार बार। कुछ बाउंड्रीज एक दूसरे में कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज करने का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब कन्वर्ज करेंगे तो दो तीन सिचुएशन हो सकती है। अगर दोनों इक्वली वेट की है, इक्वल ही जैसी है, ज्यादा वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग है इक्वली, जैसे कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट साथ में टकराएगी तो माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। कोई प्लेट हल्की है, जैसे ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट से नेचुरली थोड़ी सी लाइट वेट होती है, तो वो कॉन्वर्ज नहीं कर पाएगी, वो सबसाइड कर जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और ओशन ओशन प्लेट अगर कन्वर्ज करेंगे, साथ में आएंगे, तो जो भी प्लेट भारी है वो अंदर चली जाएगी, जो प्लेट हल्की है वो ऊपर ही रह जाएगी। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, यानी कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट का एक दूसरे की तरफ आना। ठीक है, दूसरा डाइवर्जेंट, इसका अपोजिट, यानी कि एक दूसरे से दूर भागना। अब दूर जब भागते हैं तो वोल्केनो बाहर आता है। वोल्केनो मतलब लावा बाहर आता है। लावा बाहर आने से क्या होगा, न्यू लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे, इग्नियस रॉक बनती है। जैसे जैसे लावा बाहर आएगा, ठंडा होगा, न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन होना
स्टार्ट हो जाएगा। फिर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ना ही ये कन्वर्ज कर रही है ना ही ये दूर भाग रही है, बस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, आगे पीछे खसक रही है एक दूसरे के, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है। अब इससे क्या होगा, जो नीचे की रॉक्स होती हैं उनमें ब्रेक आ जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट कर देती है। और जिस दिन उनका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नीचे से कोई रॉक है वो क्रैक हो गई, क्योंकि ऊपर की बाउंड्रीज मतलब ट्रांसफॉर्म हो रही थी, कन्वर्ज नहीं कर रही थी, डाइवर्ज नहीं कर रही थी, बस इंटरेक्ट कर रही थी, आपस में एक दूसरे को रब कर रहे थे। तो नीचे की जो रॉक है अगर उसमें जरा भी क्रैक आ गया, धीमे धीमे ऊपर का प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है और धीमे धीमे वो रॉक टूटना स्टार्ट कर देगी, और हम जो देखते हैं कि अर्थक्वेक आ रहे हैं या जो धस जाती है जमीन, ये सब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से ही होता है, ठीक है। ये जो नीचे रॉक है वो टूट गई है, हल्का सा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, आप किसी कांच के ग्लास को नीचे से तोड़ दोगे और ऊपर भारी बुक रख दोगे तो क्या होगा, तुरंत वो कांच का ग्लास टूट जाएगा, वैसे ही होता है, ठीक है। आपने दो बुक्स ऊपर रखी, दो बुक्स को इंटरेक्ट करना, रब करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, नीचे का ग्लास टूट जाएगा क्योंकि उसमें क्रैक था। और वो क्रैक आया कैसे, क्योंकि ऊपर की बाउंड्रीज रब कर रही थी, तो नीचे क्रैक आया, क्रैक की वजह से धीमे धीमे प्रेशर बिल्ड होता गया और वो बाउंड्री टूट जाएगी, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब इन तीनों को हम इस डायग्राम में देखते हैं जरा। ये देखिए, इस वीडियो में आप ध्यान से देख सकते हो, ये लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर भाग रही है, डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो लावा बाहर आएगा। और देख रहे हैं ना, अगल बगल लावा बाहर जा रहा है, ये यहाँ पे देखिए आप, ऊपर इधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है। इसका मतलब वॉल्केनो बाहर आएगा, जब ठंडा होगा तो क्या होगा, लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट होंगे। इसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं, ओशन के बीच में मिड से रिजेस बन रही है धीमे धीमे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट की बाउंड्री से वो एक दूसरे पे कन्वर्ज कर रही है, तो एक अंदर चली गई, एक बाहर ही रह गई। ये ओशियानिक सॉरी कॉन्टिनेंट का है कि एक कॉन्टिनेंट की बाउंड्री और एक ओशन की बाउंड्री जब कन्वर्ज करती है, तो ओशन वाली नेचुरली, या सॉरी कॉन्टिनेंट वाली नेचुरली अंदर चले जाती है, ओशन वाली ऊपर रहती है। जो हल्की है वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी है वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे जाके जाएगा कहाँ, वो नीचे जाके लावा में मिक्स हो जाएगा और फिर से लावा के फॉर्म में दोबारा बाहर आएगा। ये भी एक साइकिल की तरह है, जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी, ये कैसे पानी ऊपर जाता है फिर बरसात के फॉर्म में नीचे आता है, वैसे ही ये भी ऐसे ही कॉन्टिनेंट पहले सबसाइड करेगा प्लेट के फॉर्म में, नीचे जाके अंदर कितनी हीट में फिर से गर्म होगा लावा के फॉर्म में, फिर से बाहर निकलेगा और फिर से न्यू लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट होंगी। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है और इसी साइकिल को हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो बाहर, ये जो बार बार साइकिल घूम रही है, इसको हम कन्वेक्शन करंट कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम लगाया, ये देखिए, ये कन्वेक्शन करंट की तरह हमेशा ही साइकिल घूमती रहती है, ठीक है। और इसकी वजह से ही सारे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, बाहर जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे मिड ओशनिक रीजन्स बन रही है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब सॉलिड अंदर अंदर जा रहा है और उसकी वजह से अंदर जाके वो फिर से लावा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और लावा और मैग्मा में वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डू लेट मी नो कि लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक अर्थ के अंदर रहता है और एक अर्थ के बाहर रहता है, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो बाउंड्री एक दूसरे से दूर जाएंगे, कन्वर्जन मतलब एक दूसरे के साथ, और ट्रांसफर मतलब इंटरेक्ट करेंगे, ना ही कन्वर्ज ना ही डाइवर्ज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के आपके इसमें मैपिंग दिया है, एक्चुअली आपके सिलेबस का पॉइंट है, ये जो सिलेबस सीबीएसई इशू करता है उसमें ये पॉइंट था कि बच्चों को टेक्टोनिक प्लेट्स की मैपिंग आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, आप इसको रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब है अर्थ का इंटीरियर, हमको पढ़ना है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा दिखता है। आई गेस हाँ, मैंने इसमें लगाया हुआ है फोटो। इंटीरियर जैसे आप एक केक का पीस निकालोगे तो उसमें लेयर्स होती है ना, इससे पहले चॉकलेट का ब्रेड होगा, फिर क्रीम होगा, फिर चोको चिप्स होंगे, फिर ऐसे लेयर होगा। वैसे ही अर्थ का भी एक हम पीस निकालेंगे तो ऐसी लेयर हमको दिखेगी। सबसे अंदर है इनर कोर, यानी कि बहुत ही ज्यादा हॉट, हॉट टेम्परेचर अंदर होगा, जैसे 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 हम अर्थ के अंदर रहेंगे टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर आ रहा है ना, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल एंड फिर क्रस्ट। अब हम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली लेयर है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब ऊपर का हार्ड सरफेस जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसमें मिनरल्स हमको मिलते हैं, इसी में हम माइनिंग करते हैं, इसी में अपने घर बना के हम रहते हैं। तो ये 5 to 70 किलोमीटर थिक रहता है। कॉन्टिनेंट वाली जो क्रस्ट है वो ज्यादा थिक रहती है, ओशन वाली थोड़ी सी थिन रहती है, और ओशन वाली हल्की भी ज्यादा रहती है, क्योंकि थिन भी है और हल्की भी ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड लेयर है मेंटल। मेंटल मतलब दिमाग वाला मेंटल नहीं, मेंटल मतलब सेकेंड लेयर मेंटल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है।
अगर हम लेयर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो वो मेंटल का परसेंटेज है, और यही मेन सोर्स है लावा फॉर्मेशन का। ठीक है, सारी जो ये कन्वेक्शन करंट है, लावा फॉर्मेशन है, सब इसी वाले स्टेज में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो सॉलिड वाली लेयर्स अंदर आई थी वो मैग्मा में कन्वर्ट होंगी, और मैग्मा यहाँ से बाहर निकल के सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैग्मा यहीं पे मिलता है। थर्ड इज आउटर कोर, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्यों है, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है अब। ठीक है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर के होने की वजह से क्या हो रहा है, ये लेयर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, प्रेशर है पर इनर कोर जितना प्रेशर अभी नहीं आया है, तो इट इज स्टिल इन लिक्विड फॉर्म, एंड टेम्परेचर इज रियली हाई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स और जियोमैग्नेटिक के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं वो इसी लेयर से डिफाइन होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनर कोर। इनर कोर यानी कि सबसे डीपेस्ट पार्ट अर्थ का। ठीक है, यही सारा सोर्स है अर्थ के पूरे हीट का। पूरे अर्थ में जितनी भी हीट है उसका सोर्स यही इनर कोर है। अब क्योंकि ऊपर इतनी सारी लेयर्स है और अंदर किसी चीज को दबाया जा रहा है, अब जब दबाया जाएगा तो वो सारे एटम्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मर्ज होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये नेचुरली सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आउटर कोर तो लिक्विड कोर में है, प्रेशर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, पर इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है। इट कांट लिव इन लिक्विड फॉर्म, इसलिए अब ये प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ का ये तो है ही। अब देखिए, इनर कोर तक हम डिग नहीं कर सकते, मैक्सिमम वी कैन डिग 15, 16, 50 किलोमीटर तक डिग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपेस्ट हम अर्थ के नहीं जा सकते, क्योंकि पहुंचना ही आसान नहीं है, और इतनी टेक्नोलॉजी भी आई ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंदर हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कुछ सोर्सेज है जिससे हम अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं कि अर्थ अंदर से कैसे होगी। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है। डायरेक्ट सोर्स में पहला डायरेक्ट सोर्स क्या है, माइनिंग करके, ऑफ कोर्स। माइनिंग करके, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट करके जो भी अर्थ के अंदर से मटेरियल निकलते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, फिर है कि इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है। इनडायरेक्ट सोर्स में मतलब जैसे मेटेरॉइड जो स्पेस में घूमते हैं और अर्थ को हिट करते हैं। ठीक है, वो भी अर्थ की फॉर्म जैसे ही बने हुए, जैसे अर्थ बना था वैसे ही मेटेरॉइड भी बन के ही आया है। तो मेटेरॉइड को पढ़ के भी हम बता सकते हैं अर्थ के अंदर का कैसे होगा, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन, मेटेरॉइड का फॉर्मेशन दोनों सिमिलर सा ही होता है। ठीक है, ग्रेविटी को पढ़ के हम कर सकते हैं। सेस्मिक वेव्स यानी कि अर्थक्वेक से जो वेव्स निकलती हैं, उनको पढ़ के भी हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर कैसा सब कुछ चल रहा है। वैसे अर्थ के अंदर ये इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है, ये बात हमको अर्थक्वेक वेव से ही पता चली थी। ठीक है, ये बात हमको वहीं से पता चली थी कि अर्थ का जो अंदर का इनर कोर है वो सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ की लेयर के बाद। अब थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में, सबके बारे में हमको पढ़ना है। क्रस्ट मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट है, थिनेस्ट लेयर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 to 70 किलोमीटर, एंड ओशियनिक थोड़ा सा कम, क्योंकि ओशन के अंदर है वो। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। सिलिका और एल्यूमिनियम में रिचेस्ट होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हम इसको प्यार से सियाल भी कह सकते हैं। ओशन क्रस्ट में सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है। ठीक है, एंड इट इज थिन बट डेंसर, राइट। अब है कि मेंटल यानी कि सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर क्या है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा बल्की लेयर है ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेंटल का ही आएगा। ठीक है, थिकेस्ट लेयर है, आयरन एंड मैग्नीशियम रिच है, और द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, एंड द लास्ट इज कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर इज सॉलिड फॉर्म बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर, एंड आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट। अब है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या, वेदरिंग इज अ इन सितु प्रोसेस। इन सितु का मतलब होता है कि जो जिस जगह पे वहीं पे सारा प्रोसेस हो रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बार बार सनलाइट पड़ने की वजह से, बायोलॉजिकल चीजों की वजह से, केमिकल्स की वजह से, जब रॉक्स टूटने लग जाते हैं, जब लैंडफॉर्म्स टूटने लग जाते हैं, जब उनका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, और वो कहीं उड़ के जा नहीं रहे हैं, वो वहीं पे रह रहे हैं, ब्रोकन पीसेस वहीं पे हैं, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेरी सिंपल। इसमें जो भी टूटे हुए टुकड़े हैं वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग की आपकी टाइप्स ही बताया गया। फिजिकल वेदरिंग मतलब क्या, कि जब फिजिकली मतलब टेम्परेचर की वजह से या ग्लेशियर्स की वजह से या बर्फ गिरने की वजह से, उनके रिपीटेड एक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसका,
रॉक्स के बीच में जो लेयर्स होते हैं उसमें बर्फ जम जाती है, बार बार बर्फ पिघल रही है, बर्फ बर्फ जम रही है, तो उसकी वजह से उसमें ब्रेक्स बनते हैं, क्रैक बनते हैं, और धीमे धीमे वो रॉक टूटने लग जाती है, तो इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ऐसे ही होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मतलब क्या, कि पानी का पड़ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन होना, ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन होना, इसकी वजह से भी रॉक्स टूटने लग जाती है, तो इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। एंड द लास्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। कभी कभी हमने देखा होगा कि रॉक्स के ऊपर काई जमी रहती है, छोटे छोटे से ग्रासेस निकली होती है, तो उनकी भी रूट्स की वजह से, रूट्स इतने पावरफुल नहीं है, ये सारे ही जो मैं आपको सोर्सेस बता रही हूँ इतने पावरफुल नहीं है, पर ये रोज एक्ट करते हैं। दिस इज वेयर कंसिस्टेंसी इज, कंसिस्टेंट बिहेवियर से ही रॉक्स टूटने लग जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि पत्थर पे पानी भी डलता रहेगा तो उस पे भी दाग सा पड़ने लगता है, उस पे भी घाव सा पड़ने लगता है, वही वाला चीज है यहाँ पे, कि क्योंकि रेपिटेड एफर्ट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रॉक्स है वो टूट रही है, ट्री की रूट्स की वजह से जो रॉक को वो तोड़ने लग जाती है धीमे धीमे। ये नहीं होगा ट्री की रूट आज निकली आज ही रॉक टूट गई, धीमे धीमे प्रेशर बिल्ड होगा और धीमे धीमे वो रॉक्स टूटने लग जाएंगे, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस इज इरोजन। अब जो चीजें टूट चुकी थी, जो चीजें हमने पीछे पढ़ा कि ब्रेक डाउन हो चुकी थी, इनको बहा के कौन ले जाएगा, विंड बहा के ले जाएगी, रिवर बहा के ले जाएगी, रेन बहा के ले जाएगी, ठीक है, हवाएं लेकर जाएंगी, तो ये सब है इरोजन, ठीक है। इनका रिमूवल और इनको ट्रांसपोर्टेशन करना, इनको कहीं जाके इकट्ठा कर देना, ये है पढ़ते हैं हम इरोजन में। ये सेकंड स्टेप हुआ कि वेदरिंग तो हो चुकी, वेदरिंग में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, पर इरोजन में मूवमेंट भी इन्वॉल्व होता है। एक पार्टिकल दूसरी जगह से जाएगा, जैसे रिवर ने कुछ सैंड पार्टिकल्स ऊपर से लेकर आए और नीचे आके इकट्ठे कर दिए, ठीक है। विंड भी अपने साथ धूल उड़ा के जाके लेके कहीं सबमिट कर देती, तो इसको हम इरोजन कहते हैं। वेरी वेल, इरोजन का भी हमने समझ लिया। अब इरोजन का ह्यूमस पे क्या असर करता है। फर्टाइल सॉइल, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, अगर विंड चलेगी तो ऊपर की जो सॉइल, फर्टाइल सॉइल है, वो तो उड़ जाएगी, और हमने तो पेड़ काटना बहुत अच्छे से शुरू कर रखा है, तो पेड़ों ने तो सॉइल पकड़ नहीं रखी, रूट से सॉइल पकड़ नहीं रखी है। अब सॉइल क्या है, हवा से और विंड से या फिर पानी से, रिवर से या फिर बारिश से भी उड़ के या बह के जा सकती है। जहां से गई वहां तो इनफर्टिलिटी हो गई, और जहां जाके सबमिट हो गई वहां जाके फर्टिलिटी हो गई, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। और जहाँ से चली गई वहां पे एग्रीकल्चर अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इससे एग्रीकल्चर का डैमेज हो जाएगा, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि हम पेड़ लगाते नहीं है, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो जो फर्टाइल लैंड्स थी वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। ये कुछ इम्पैक्ट जो हम ह्यूमन्स में पड़ रहे हैं, ठीक है। अब है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि जो ये इरोजन और वेदरिंग हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, कौन इनको करवा रहा है, हम और आप तो नहीं करवा रहे हैं, विंड करवा रहा है, रिवर करा रहा है, ग्लेशियर्स करवा रहे हैं, ग्राउंड वाटर करवा रहा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे ये अपने कंटिन्यू प्रोसेस से, कंसिस्टेंट प्रोसेस से इन लैंडफॉर्म्स को तोड़ने और बनाने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। इनके पास सिंपल ये नहीं कि आज करा रिवर, आज बारिश होगी तो आज लैंडफॉर्म बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार सालों साल ऐसा होता रहता है, तब जाके ऐसा होता है, ठीक है। ग्रेडेशन पढ़ना है, ग्रेडेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे विंड, रिवर, ग्लेशियर्स अपने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से इरोजन करते हैं और न्यू लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमको वन बाय वन एक एक एजेंट पढ़ना है और देखना है कि कैसे एक एक एजेंट न्यू लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला एजेंट है रिवर, यानी कि नदी। हम सबको पता है रिवर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो जब रिवर अपने इनिशियल स्टेज में रहती है, जब रिवर न्यू न्यू फॉर्म होती है, स्पेशली फ्रॉम अ माउंटेन, तो उसमें हमारी तरह ही बहुत जोश होता है। जैसे साल की शुरुआत में हमारे अंदर बहुत जोश होता है, वैसे रिवर में भी बहुत जोश होता है, और वो बहुत ही फोर्सफुली नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटी भी उसको नीचे लेकर आ रही है। एंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या, कि एक अबव से वो नीचे की तरफ आ रही है, अपर हाईलैंड से नीचे की तरफ वो आ रही है, तो बहुत फोर्सफुली नीचे आती है। अब उस फोर्सफुली नीचे आने के चक्कर में क्या होता है, वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा रहता है। वर्टिकल इरोजन मतलब क्या, कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने आई गेस पढ़ा ही है, कि वर्टिकल इरोजन की वजह से जब वो नीचे बहुत फोर्सफुली आ रही होती है, तो क्या होता है, बहुत सारे रॉक्स जो भी है उनको तोड़ते फोड़ते हुए फियर्सफुली रिवर नीचे आती है। जब रिवर प्लेन एरिया में आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी समझदार हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसकी एज ज्यादा हो जाती है, तब उसकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ठीक है। वो लैटरल इरोजन या फिर कहते हैं हॉरिजॉन्टल इरोजन ज्यादा करने लग जाते हैं, यानी कि इरोजन अभी भी होगा,
पर उतनी फोर्सफुली नहीं होगा, है ना। अभी वो बस हॉरिजॉन्टल यानी कि अब इधर उधर जा जाके इरोजन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे meanders क्या होते हैं, कैसे रिवर ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए meanders बनाती है और कई बार ऑक्सबो लेक्स भी बनाती है। फिर जैसे हमारी जब लाइफ एंड होने वाली होती है या फिर हम सब जब ओल्ड एज के हो जाएंगे, हमने सुन रखा है कि हमको अपनी मोह माया छोड़ देनी चाहिए। अपनी लाइफ में जो भी हमने एक्यूमुलेट करा है उसको छोड़ के ये सोच के बढ़ना चाहिए कि अब हमें भगवान के पास जाना है। तो रिवर के लिए भगवान उसका सी है, यानी कि उसकी लाइफ की एंड जर्नी यही है कि वो एक समुंदर में जाके मिल जाए और उससे पहले उसके पास जो भी सेडिमेंट्स बचे होते हैं वो उसको लास्ट में सबमिट कर देती है और डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको तीन इसमें मेजर लैंडफॉर्म्स बताए गए हैं, वाटरफॉल, मियांडर और डेल्टा। पहला है वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब जब अभी रिवर अपनी इनिशियल स्टेज पे ही होती है। तो होता क्या है, रॉक्स का जो है वो डिफरेंशिएशन है, हार्ड रॉक है और सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक का इरोजन जल्दी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट रॉक के इरोजन की वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। ग्रेडियंट मतलब क्या, एक नीचे बहुत शार्प सा हिल खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर से आता है और फॉल होता है, मतलब वाटर बहुत ऊपर से आके नीचे गिर रहा है। और क्योंकि वाटर इतनी ऊपर से आके नीचे गिर रहा है, अब नीचे भी तो वो फोर्स लगाएगा, नीचे के रॉक्स पे तो फोर्स लगेगा, तो नीचे भी फ्लैट लैंड नहीं रहता, पूल्स बन जाते हैं, स्पंज पूल जिसको हम कहते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ, एक मिनट। यस, तो एक ऐसे मटके के शेप का प्लंज पूल टाइप को यहाँ पे बन जाता है इस एरिया में, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पानी का फोर्स इतना ज्यादा है तो फ्लैट लैंड नहीं रहेगा, अब यहाँ पे भी प्लंज पूल हो जाएगा। कैसे बन रहा है ये, क्योंकि पानी बहुत फोर्सफुली नीचे आ रहा है और बहुत हाइट से नीचे आ रहा है। अ वेरी गुड प्ले फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाके ये पानी आगे की ओर बढ़ता है, इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज म्यांडर। म्यांडर मैंने आपको बताया कि जब रिवर प्लेन एरिया में आ जाता है तो क्या होता है, रिवर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स करता है, बहुत ज्यादा इधर चला उधर जा जाके, ऐसे रिवर, जैसे हम जब प्यूबर्टी में होते हैं या अडल्टहुड में होते हैं तो हमारा दिमाग भी थोड़ा सा ट्रैक पे नहीं रहता ना, बहुत इधर उधर भागता है। तो वैसे ही रिवर के साथ भी है, रिवर भी अपनी जब यंग स्टेज में आती है, थोड़ी सी अडल्ट स्टेज में आती है, तो वो भी बहुत इधर उधर भागती है। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। ये जो ग्रे पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है या फिर यहाँ पे दिख रहा है, ये सेडिमेंट्स है। और कई बार क्या होता है कि इतना ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है कि कुछ पार्ट रिवर के वहीं रहते हैं, और इस रिवर के पार्ट को हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, क्योंकि अब ये पार्ट कट चुका है मेन रिवर से। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब ये डेल्टा मैंने आपको बताया कि जब लास्ट स्टेज होता है रिवर का, लेकिन जब वो ओशन से मिलने वाला है, तो जितने भी उसकी मोह माया है, मतलब जितना भी उसने लाइफ में अपने अक्यूमुलेट करा था, जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी सैंड, सिल्ट, उन सबको वो वहीं पे छोड़ देता है। बाय नेचुरली ये फॉर्मेशन थोड़े से ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा ये कह रहे हैं कि इनको जब रिवर ओशन से मिलने वाली है, तो वहां पे सारे सैंड, सिल्ट और जो भी अपने साथ वो रॉक से छोटे मोटे टुकड़े लाई थी सॉरी, वो वहीं पे सबमिट हो जाते हैं और रिवर चुपचाप आगे बह जाती है, तो इसको ये हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड एजेंट है हमारा वेव्स एंड ओशन करंट्स। वेव और ओशन करंट में बहुत डिफरेंस होता है। वेव्स का मतलब क्या है कि थोड़ा सा पानी उठा, वहीं पे रुक गया, फिर थोड़ा सा पानी उठेगा, फिर वहीं पे पानी सबमिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ बहुत ज्यादा पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ओशन करंट्स में बल्क में मूवमेंट होता है। पूरे ओशंस एक दूसरे से मिले हुए हैं, पानी तो हर दूसरे से मिला हुआ है, कोई बॉर्डर तो है नहीं पानी के बीच। तो पूरे ओशन में, सारे ओशन में एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, उसका ध्यान ओशियंस रखते हैं और ओशन करंट स्पेसिफिकली रखते हैं। जो इक्वेटर का ओशन का पानी होता है वो अपवेलिंग के थ्रू पोल्स तक पहुंच जाता है, और पोल्स का ठंडा पानी जो होता है वो डाउन वेलिंग के थ्रू इक्वेटर तक आ जाता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस बना रहता है टेम्परेचर का, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो ये तो हुआ ओशन करंट और वेव्स कि ये क्या होते हैं।
अब इनके भी कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से, कॉन्टिन्यूअस हिट एंड ट्रायल से क्या होता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। हम जितने भी एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन पढ़ रहे हैं, ये एक दिन में अपना काम नहीं करते हैं, इनको सालों लगते हैं काम करने में। दैट्स व्हाई वी नोन एज कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। ये कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स को लेके, रोज पानी हिट कर रहा है क्लिफ पे, रोज पानी हिट कर रहा है रॉक पे, तो उसका असर धीमे धीमे रॉक टूट टूट के केव्स के फॉर्म में, आर्चेस के फॉर्म में, स्टैक्स के फॉर्म में हमको दिखता है। इसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। पहला तो आपके जो बुक में बताया गया है लैंडफॉर्म, वो है बीच, ठीक है। बीच एंड कोस्ट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बीच को कैसे बन रहा है, जो रिवर्स आ रही है वो भी सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, और जो सी है यानी कि समंदर है, वो भी अपने वेव्स के थ्रू कुछ सेडिमेंट्स लेके जाता है, लेकिन और सारे सेडिमेंट्स वहीं पे आके फिर से डिपॉजिट कर देता है। तो ये बहुत ही नैरो लाइन होती है, इसको हम बीच कहते हैं, ठीक है। और बीच इज द आर द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। जहाँ कहीं भी बीच होता है वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, लोग बहुत खुशी से यहाँ पर अपना हॉलीडेज एंजॉय करने आते हैं। द सेकेंड इज क्लिफ। क्लिफ में क्या होता है एक्चुअली, ये क्लिफ पहले आगे तक था, पता है। ये क्लिफ जो था ये पहले बहुत आगे तक था, लेकिन रोज इस पे पानी लग लग के क्या हुआ कि ये अब मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग जैसा बन गया है, मतलब यहाँ पे इतने शार्प फीचर्स निकल आए हैं। वरना ये रॉक बहुत आगे तक थी, इस पे रोज पानी लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, और पानी और ये रॉक्स टूटती जा रही है। कुछ रॉक देखिए यहाँ पे टूट के यहीं पे सबमिट हुई जा रही है, और कुछ रॉक टूट टूट के आगे उसी समंदर में, उसी ओशन में बहती जा रही है, ठीक है। एक मिनट। यस। फिर है वेव कट प्लेटफॉर्म। अब जो ये क्लिप्स हमको दिख रही है ना, इन्हें भी पानी लगता रहेगा, वेव्स का एक्शन होता रहेगा, ओशन करंट्स आते रहेंगे, और ये क्लिप पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। धीमे 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 सब हट जाएंगे, और बचेगा सिर्फ क्या, ये कट प्लेटफॉर्म्स बचेंगे। यानी कि एक अपर हाईलैंड जो है वो भी कट के टूट के क्या बन जाएगा, प्लेटफॉर्म जैसे बन जाएंगे, तो इसको हम वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। फिर क्या होता है, कुछ रॉक्स या कुछ पिलर्स ऐसे भी बने होते हैं जहाँ पे पूरे पे असर नहीं करता है वेव, क्योंकि वेव का पानी उतने ऊपर तक पहुंच नहीं जा रहा है, हाइट ज्यादा है, तो सिर्फ इतने ही एरिया में वेव का पानी असर कर रहा है, यानी कि वेव्स हिट कर रही है, पानी असर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओपनिंग बन जाती है। अब ये ओपनिंग बन गई तो हम इसके अंदर जाके भी घूम सकते हैं, और इसको ही हम केव कहते हैं। कई बार ओपनिंग ज्यादा उन चक्कर में भी दूसरी तरफ से भी ओपनिंग हो जाती है, तो ये गेट बन जाता है एक तरह से। अगर आपने इंडिया गेट देखा हो, तो इंडिया गेट में क्या होता है, आप इधर से जा सकते हो, उधर से निकल सकते हैं। तो वैसे ही ये पहले केव ही था, ठीक है। पहले सिर्फ एक तरफ से वेव का पानी लग रहा था, हिट कर रहा था, तो सिर्फ ये केव की ओपनिंग हुई थी। लेकिन अब ये लगातार एफर्ट्स चलते रहे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते रहे, तो अब दूसरी तरफ से भी ओपनिंग हो गई है। अब दूसरी तरफ से भी ओपनिंग हो गई है, तो ये पूरा क्या बन गया है, यहाँ पे पूरा आर्च बन गई है। जैसे आपने मैथ में आर्क पढ़ी होगी, उसी को ही आर्क बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, और एफर्ट्स होंगे, और बार बार पानी लगेगा, बार बार फ्लड भी आ सकता है, हवा भी चलेगी साथ साथ, ओशन के पास हवा भी अच्छी चलती है, तो ये भी टूट के ऊपर का गिर जाएगा, ऊपर टूट के गिर जाएगा, और सिर्फ बचेगा एक स्टैक। ये यही फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही स्टैक बन रहा है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले क्लिफ बनता है, क्लिफ से ही वेव कट कट प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर केव से ही आग बन रहे हैं, और आग से ही क्या बन रहा है, स्टैक्स बन रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ एक एक लाइन में डेफिनेशंस बताई गई हैं, विच यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। नथिंग मी टू एक्सप्लेन हियर। ये मैंने कैसे बन रहा है, किस एक्टिविटी में काम आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है, फ्लैट रॉक सरफेसेस हैं जो कि क्लिफ से ही बन के आए हैं। क्लिफ टूट गई तो वो बन गए। अब केव क्या है, वेव्स और इरोड कर रही है वीकर पार्ट ऑफ रॉक को, और उसे ओपनिंग बन जाती है। जब केव दूसरी तरफ से भी खुल जाएगी तो उसको आग कहेंगे। और वो जो आग के जो ऊपर का फॉर्मेशन था, जो रॉक था, ये वाला रॉक यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, दिख नहीं रहा है, यस। यस। तो हाँ, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये टूट के जब गिर जाएगा तो स्टैक बन जाएगा। वेरी वेल, है ना, कोई इसमें आई गेस आपको दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एक मिनट। यस, ठीक है। और क्लिप्स, ये स्टैक वगैरह हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम पढ़ते हैं विंड के बारे में, हवा।
हवा चलती है, ठीक है, हवा, आजकल मौसम भी अच्छा है लखनऊ में, तो हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। पर हवा का जो असर है, जो लैंड फॉर्म में असर है, वो वहीं पे दिखता है जहाँ पे डेजर्ट्स होती है। मिट्टी गीली है तो हवा उसको उड़ा के बहुत ज्यादा नहीं लेके जा पाएगी, ठीक है। या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है, वहां भी हवा बहुत ज्यादा असर नहीं कर सकती, क्योंकि मिट्टी को रूट्स ने पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जो एरिया डेजर्ट के एरियाज है, या जहाँ पे पानी कम है, या फिर वहां पे जहाँ पे एरिड सिचुएशंस है, वहीं पे ही विंड अपना असर दिखा सकती है। डेजर्ट को उड़ा के लेके जाएगी और कहीं और जाके सबमिट करके एक न्यू लैंडफॉर्म्स का स्टार्टअप करेगी। तो कैसे होते हैं अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको भी पिक्चर के थ्रू, ठीक है। पहले आपकी बुक में जो बताया गया है लैंडफॉर्म, वो है यारडांग्स। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई रियली डोंट नो हाउ इट इज प्रोनाउंसिएटेड। तो इसमें क्या होता है, डेजर्ट के रिजेस बन जाते हैं। रिजेस का मतलब अगर आप लोग को समझ में आता हो, रिजेस क्या, छोटे छोटे माउंटेन्स टाइप के, कि माउंटेन जैसे फीचर्स रहेंगे। एक तो मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार। हो नहीं रहा है। इसी से समझ सकते हैं हम लोग, नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसे रिजेस जैसे फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। अब ये इतने बड़े नहीं होते हैं माउंटेन जैसे, पर होते ये एक्चुअली ऐसे ही फॉर्मेशन है। छोटे छोटे पहाड़ियों जैसे से रिजेस के फॉर्मेशन बन जाते हैं। जब ये डेजर्ट के हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को असेंबल कर लेते हैं, तो इनको ही हम यार्डांग्स कहते हैं, राइट। कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्योंकि स्ट्रीम लाइन होके विंड की फॉर्मेशन की वजह से रिजेस का फॉर्मेशन हो जाना डेजर्ट में बीच में कहीं पे, तो इसको हम यार्डांग्स कहते हैं। फिर सेकेंड है वेंटीफैक्ट। वेंटीफैक्ट क्या होते हैं, ये ऐसी रॉक्स होती हैं जिनको हवाएं हवाएं हवाओं की वजह से पॉलिश होती जा रही है। मतलब हवा का फोर्स ऐसा इन पे लग रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रही है, ये पॉलिश हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवा लग रही है, तो इसकी वजह से इसका शेप बनता जा रहा है, इसको एक तरह से शेप बन रहा है। ऊपर का सरफेस भी देखिए शाइनी लग रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये सब हो रहा है हवा के लगने की वजह से, राइट। अब हमको सेकंड पढ़ना है क्या, थर्ड, सॉरी, एक मिनट, हाँ। डिफ्लेशन होलोज या फिर ब्लो आउट्स भी जिनको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, कहीं पे हवा ऐसी चल रही होती है, बहुत तेज चल रही होती है, तो जहाँ की डेजर्ट हल्की है या फिर ज्यादा ही कुछ ड्राई है, वो उतनी डेजर्ट उड़ के चली जाती है और एक सॉस पैन जैसा शेप अपना छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे गड्ढा जैसा बन जाता है, डेजर्ट के बीचों बीच गड्ढे जैसे बन जाते हैं, तो इसको ही हम ब्लो आउट कहते हैं। फिर है ड्यून्स। ड्यून्स बहुत सारे तरीके होते हैं। ड्यून्स होते क्या है, कि डेजर्ट कहीं से उड़कर आई है और अब अक्यूमुलेट होकर नए नए लैंडफॉर्म्स बना रही है। तो ये सब हवाएं कहीं से उड़कर आई है, ये डेजर्ट कहीं से उड़कर आए हैं। अब ये ड्यून्स के फॉर्मेशन में अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं, टीले बना रहे हैं, रेत के टीले जिनको कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम बार्चेंट ड्यून्स कहते हैं, लेकिन इनके शेप की वजह से, जस्ट सिंपली शेप की वजह से। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल शेप है तो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून कह रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ से हवा आ रही है, स्टार शेप का कुछ बन रहा है, तो स्टार ड्यून्स है। और पैराबोलिक शेप का बन रहा है तो पैराबोलिक ड्यून्स है। इट जस्ट ऑन द नेम ऑफ देयर शेप, कि शेप कैसा बन रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये ड्यून्स क्या है, क्रिसेंट शेप ड्यून है, जो कि सैंड कहीं से उड़कर आके यहाँ पे मिलने एक्यूमुलेट हो गई है और यहाँ पे ड्यून्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ही असर हो जाए विंड का तो अच्छा है डेजर्ट वगैरह के एरियाज पे, लेकिन जहाँ प्लांट्स लगे रहते हैं वहां पे डिजर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे तो प्लांट्स ने सॉइल को होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। तो अब विंड इतना ज्यादा असर नहीं कर पाती है। फिर फोर्थ है हमारा ग्लेशियर। ग्लेशियर एज अ एजेंट कैसे काम करता है, ग्लेशियर बहुत ही मैसिव आइस ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा भी मूव करते हैं ना, तो उनके नीचे का जो लैंड है, उनके नीचे की जो रॉक्स है, वो टूटना स्टार्ट होती है, या लैंड में फीचर्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो मूव करते हैं तो अपने साथ साथ रॉक्स को भी आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कहानी इनकी भी रिवर जैसी ही होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। पहला है यू शेप्ड वैली, राइट।
कि दोनों तरफ माउंटेन्स है और बीच में से कहीं ग्लेशियर कहीं पे अक्यूमुलेट हो गया, ग्लेशियर फॉर्म हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैली का फॉर्मेशन होता जाएगा। यहाँ पे पूरा कहीं ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लेशियर है, तो ये जब आगे मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, ऑफ कोर्स जब गर्मी होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो ज़्यादा होगा, जब पिघलना ग्लेशियर का स्टार्ट होगा, तो ये एक वैली के फॉर्म में निकलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे सारे रिवर्स भी फॉर्म होती है, रिवर्स भी सब वैलीज के बीच में से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। अब ये सर्क्स क्या होते हैं? सर्क्स होते हैं सॉस पैन जैसे एक फॉर्मेशन होता है जो कि ग्लेशियर का ही फॉर्म होता है, राइट। एक उसको आप लेक से रिलेट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीच में जगह खाली थी तो यहाँ पे ग्लेशियर्स बन गए हैं। अब एक ग्लेशियर जब पिघल जाएगा तो ये लेक हो जाएगा सिंपली, तो इसको ही हम सर्क्स बोलते हैं, राइट। फिर है एर्टीज। एर्टीज का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ यहाँ भी ग्लेशियर है, यहाँ भी ग्लेशियर है, बीच में रिजर्स रिज जैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको विंड वाले में बताया। ये देखिए ऐसे फॉर्मेशन, राइट, ऐसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, इनको ही एरिटीज बोला जा रहा है। इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपको 11th क्लास में पढ़ना है। 11th क्लास की ज्योग्राफी का ये पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको हर लैंडफॉर्म कैसे बनता है, इरोजनल है कि डिपोजिशनल है, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, फिर उसकी एंड कैसे होगा, ये सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर्क और एरिटीज आर बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। इतना पता है, वेरी वेल, आपका बढ़िया से काम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? जॉर्ट्स। जॉर्ट्स क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि होता क्या है कि कुछ ग्लेशियर्स ऐसे भी हैं जिनका एसोसिएशन सी वाटर से है, या तो वो सी के पास ही आसपास कहीं पे फॉर्म हुए हैं, या तो वो माउंटेन ही सी के आसपास है कहीं। तो जैसे ही गर्मी होगी या फिर जब वो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होगा या फिर ग्लेशियर वहां से हट जाएगा, तो क्या होगा? वहां पे ओशन का पानी फिल्ड अप हो जाता है। इसको ही जॉर्ड्स हम बोलते हैं, ठीक है। जब तक ग्लेशियर रहा तब तक ग्लेशियर रहा, फिर क्या हो गया? सिंपली वहां पे सी का वाटर अक्यूमुलेट हो गया आके। हैंगिंग वैलीज क्या है? भाई वैलीज को ही आप समझ के समझ लीजिए कि छोटे मोटे ग्लेशियर जब एक दूसरे से मिल जाते हैं और वैलीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो यहाँ से रिवर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, नॉट सो मच हेयर टू एक्सप्लेन, है ना। फिर है मोरेन्स। हाँ, मोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। डिपोजिशनल का लैंडफॉर्म मतलब क्या है कि जब ये ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं तो अपने साथ साथ ये रॉक्स को भी नीचे लेकर आ रहे हैं। रॉक्स टूट टूट के नीचे आ रही है, रॉक्स टूटेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रॉक्स इतनी स्ट्रांग थोड़ी ना है। ग्लेशियर हिट करेंगे तो रॉक्स के भी टुकड़े होना स्टार्ट होंगे। अब जो ये टुकड़े हो गए हैं, ये कहाँ पे सबमिट होंगे जाकर? इनके सबमिट होने की बहुत सारी जगह है। ये क्या, सो सॉरी, ये तो मुझसे अभी मैं रफ कर दूंगी, इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये साइड में भी सबमिट हो सकते हैं, ये बीच में दो ग्लेशियर्स के बीच में भी सबमिट हो सकते हैं, और एक ग्लेशियर के एंड में भी सबमिट हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये साइड साइड में सबमिट हो रहे हैं तो इनको लैटरल मोरेन्स कहेंगे। अगर ये बीच में सबमिट हो रहे हैं तो इनको मिडल मोरेन्स कहेंगे। और अगर ये लास्ट में आके सबमिट हो रहे हैं, हॉर्स शू शेप के मतलब शेप में सबमिट हो रहे हैं, तो इनको हम टर्मिनल मोरेन्स कहेंगे। बस इनकी पोजीशनिंग के हिसाब से इनका नाम अलग अलग है। बाकी मोरेन्स हैं क्या? ये क्ले या फिर रॉक के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि ग्लेशियर के साथ ही मूव कर रहे हैं और अपने आप को अक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आता है। डिपोजिशनल मतलब क्या? कि डिपॉजिट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसको हम मोरेन्स कहते हैं, राइट। हाँ, इतना ही है इसमें तो, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। द लास्ट ग्रेड जो हमें जिन पढ़ना है वो है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो द वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। हम लोग को लगता नहीं है, पर ग्लेशियर के बाद जो सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर है फ्रेश वाटर का, वो अंडरग्राउंड वाटर ही है। रिवर से भी बड़ा सोर्स फ्रेश वाटर का अंडरग्राउंड वाटर होता है गाइस, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड जाता ही कैसे है? तो पाइप तो नहीं लगे हैं, है ना। अब चलो लग भी गए होंगे, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। अंडरग्राउंड वाटर पहले कैसे अंदर जाता था, या फिर आज भी अंदर वो कैसे पहुंच पाता है? तो होता क्या है, जो भी मिट्टी है, सॉइल है कच्ची, उसमें पानी जब बरसता है या पानी वहां पे एक्यूमुलेट होता है, तो रॉक्स के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, वो धीमे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे तक पहुंच जाता है। एंड इट्स अ नेचुरल फिल्टर, है ना, क्योंकि रॉक्स है, रॉक्स के बीच से पानी जा रहा है, तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो तो ऊपर ही रह गई, लेकिन जो साफ पानी है वो अंदर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। रूट्स के थ्रू, रॉक्स के थ्रू धीमे 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 पानी पहुंच जाता है।
कुछ रॉक्स परमेबल रॉक हो जाए। परमेबल रॉक का मतलब क्या है कि वो आराम से पानी को अपने अंदर जाने देंगे, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में पानी बहुत आराम से मिल सकता है। लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो पानी को अपने अंदर नहीं जाने देती, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऐसी रॉक होती है जो पानी को अपने अंदर से परकुलेट नहीं करने देती है। ठीक है, तो ये अब इससे ही कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं ये हमको पढ़ना है। वेरी सिंपल। तो मैं आपको सीधे सीधे डायग्राम से ही समझाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। पहला है सिंक होल। सिंक होल कैसे बनता है? होता क्या है कि अब देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे जा रहा है। पहले आप सिंक होल को नहीं, पहले आप नॉर्मल जमीन पे यहाँ पे देखिए जो ग्रीन एरिया है, यहाँ से पानी नीचे जा रहा होगा, ग्रासेस के रूट से नीचे जा रहा होगा। अब मान लीजिए नीचे लाइमस्टोन की ही रॉक बनी हुई है, तो होगा क्या, लाइमस्टोन तो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, पानी से घुल जाएगा, मिल जाएगा। जब वो पानी से घुल मिल चुका है तो वो क्या होगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा, है ना, दलदलीय हो जाएगा। मतलब उस पर पैर रखेंगे तो पैर हमारा थोड़ा सा ढसेगा अंदर, पैर एकदम फ्लैट नहीं रहेगा वहां पे। तो होगा क्या, धीमे धीमे रॉक्स क्योंकि पानी से मिलते जा रहे हैं, तो रॉक्स नीचे की तरफ पुश डाउन होते रहेंगे। पुश डाउन होते रहेंगे तो क्या होगा, धीमे धीमे एक ऐसा टाइम भी आएगा कि पूरी रॉक नीचे की तरफ चली जाएगी, पुश डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे एक सिंक होल बन जाएगा। पहले ये जमीन फ्लैट ही थी, लेकिन धीमे धीमे जब पानी इसके अंदर परकुलेट करता रहा और लाइमस्टोन एज अ रॉक को क्या करता रहा, अपने साथ मिलाता रहा, तो होगा क्या, ये पानी के साथ ही रॉक भी नीचे की तरफ बैठने लग जाएगी। और गीली मिट्टी जैसे आपने देखी है ना, सिंपल वैसा समझो कि पानी में, मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो कैसे हमारा पैर उस पर स्लिप करने लगता है या पैर उस पर दबने लग जाता है। दब क्यों रहा है पैर, क्योंकि पानी उसमें मिल चुका है, राइट। और अब वो पार्टिकल्स दब रहे हैं, बस सिंपल, वही सिंपल है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है। और जब वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, पूरा टूट के अंदर ही गिर जाएगा, तो उसको सिंक होल कहेंगे। वेरी सिंपल। फिर है केव्स। केव्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये जो सिंक होल बने हैं ना, ये जब ऊपर ऊपर नहीं अंदर अंदर बन जाए, तो यही केव का फॉर्मेशन रहता है कि पानी अंदर जा रहा है, अब पानी अंदर ही अंदर जगह बनाए ले रहा है, पानी अंदर अंदर रॉक्स को साथ लिया करके सॉल्यूशन बना के अंदर ही सबमिट होता जा रहा है और रॉक्स को खाता जा रहा है। तो ऊपर का सरफेस हमको अलग दिख रहा है, पर अंदर क्या, अंदर बिल्कुल ही नई दुनिया बन चुकी है, अंदर बिल्कुल केव्स के फॉर्मेशन हो चुके हैं, राइट। क्योंकि ये यहाँ पे सब कुछ पहले रॉक ही था, जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है ये था रॉक ही। लेकिन जब पानी इसी से मिलता रहा तो ये अपने आप उसमें घुल घुल के नीचे दबते गए और ये जगह खाली होती गई, तो इसको ही हम केव कहते हैं। अब स्टेलामाइट, स्टेलामाइट क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय वो नीचे आ रहा है। तो सिर्फ पानी नीचे नहीं आएगा, अब जो रॉक्स परमेबल होती है, मतलब जो रॉक्स पानी से मिल सकती हैं, वो भी धीमे धीमे नीचे आने लग जाती हैं और आइसिकल फॉर्मेशन रहते हैं। आइसिकल फॉर्मेशन मतलब क्या, जब आप अपना रेफ्रिजरेटर खोलते हो, फ्रीजर खोलते हो, तो उसमें देखते नहीं हो, पानी तो नीचे है ही, तो पानी के साथ साथ बर्फ भी ऐसे ऐसे फॉर्मेशंस बना लेती है, ट्रायंगुलर शेप की बर्फ भी बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखो, आपको पानी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पानी तो आ रहा है, पर धीमे धीमे पानी के साथ क्या, ये लाइमस्टोन वाला सॉल्यूशन भी नीचे आ रहा है और अपने आप को लैंडफॉर्म के जैसा फॉर्म करते हुए जा रहा है। ये है क्या, ये रॉक ही है जो पानी से घुल गई है, पानी से साथ मिल गई है। अब पानी धीमे धीमे नीचे आ रहा है और ये अपने आप को स्ट्रांग बनाती जा रही है, होल्ड करती जा रही है और ऐसे फॉर्मेशन होते जा रहे हैं। अब पानी के साथ साथ क्या होगा, ये भी नीचे नीचे, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ये भी तो गिर रहा है ना लाइमस्टोन। आप सिंपली लाइमस्टोन को अगर ऐसे घोल के ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराओगे तो पानी के साथ तो वो भी तो नीचे आएगा ना। तो जब ये नीचे अक्यूमुलेट होने लग जाए, ये ऊपर से गिर रहा है, यहीं पे धीमे धीमे अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, धीमे धीमे ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे से बनने लग जाएगा, ऐसा फॉर्मेशन बन जाएगा क्योंकि नीचे बैठता जा रहा है, बैठता जा रहा है, लेयर बाय लेयर बनती जा रही। तो इसको स्टेलामाइट्स कहते हैं। वेरी सिंपल। ये ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, इसको स्टेलामाइट, और जब ये नीचे डिपॉजिट हो जाएगा पूरा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, तो इसको स्टेलामाइट्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ये पूरा एक ही बन जाएगा, तो इसको हम पिलर्स कहते हैं। पिलर्स भी होते हैं अंडरग्राउंड में, ठीक है। बस इतने ही आपको अभी यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। बस ये 5 ही हमको ग्रेडिएशन के एजेंट्स पढ़ने थे और इसके लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 1 मार्क्स में ही ये मैक्सिमम आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि ग्राउंड वाटर से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन इट ओनली 1 और 2 लाइन्स। बस आपको क्लियर होना चाहिए इमेज के थ्रू कि कौन सा लैंडफॉर्म का दिखता कैसा है या बनता कैसे है, बस
दिस विल सर्वाइव, राइट। जो भी हमने लैंडफॉर्म्स अब तक पढ़े हैं, हर लैंडफॉर्म से कैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है। जैसे हमने विंड से कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़े, ग्लेशियर से कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़े। इन सारे ही लैंडफॉर्म से डिजास्टर्स यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट जो नेचुरली अकर होता है लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना, तो वो हमको इसमें अब पढ़ना है। बेसिकली हमको 4 या 5 6 डिजास्टर पढ़ने हैं और इसके मिटिगेशन मेजर्स और एग्जांपल्स आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपनी बुक में जरूर से लिखिएगा, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला है डस्ट स्टॉर्म, राइट। अब ये डस्ट स्टॉर्म मतलब क्या कि धूल के स्टॉर्म्स आना, धूल के तूफान आना, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ की भी मिट्टी मतलब हल्की है ना, जहाँ पे पानी नहीं है बहुत ज्यादा, मिट्टी धूल की तरह हो रही है, डेजर्ट की तरह हो रही है, वहां पे ट्रीज नहीं है जो कि सॉइल को होल्ड कर पाए, स्पेशली डेजर्ट एरियाज में। तो वहां पे क्या होगा, जब प्रेशर की कंडीशंस ऐसे क्रिएट होंगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर ज्यादा ग्रेडियंट कंटेन मतलब बनेगा, तो उससे हवा जब चलेगी तो साथ में धूल भी उड़ेगी, और धूल ऐसे उड़ेगी कि लगेगा कि तूफान आ रहा है धूल का। इसको ही डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, वेरी सिंपल। अब जब धूल उड़ेगी तो क्या होगा, आंखों में धूल जाएगी, नाक में धूल जाएगी। ये ऐसे मैटर होते हैं, इनको पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं फिलहाल हम इन्वायरमेंट में। तो ये हमारी आंखों के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ह्यूज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये वहीं पे होंगे जहाँ पे डेजर्ट ज्यादा है, जहाँ पे एरिडिटी ज्यादा है, जहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा अच्छे से हो चुका है, जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो सॉइल को होल्ड करके रख सके। तो बेसिकली सॉइल वाले एरियाज में ही ज्यादा होते हैं, या फिर ड्रॉट कंडीशंस जहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहीं पर ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इनसे मिटिगेट करने का तरीका क्या है। मिटिगेशन का मतलब होता है ऐसे कौन से हम एक्शन प्लान ले सकते हैं जिससे डस्ट स्टॉर्म के आने की कंडीशंस थोड़ी कम हो जाए, या फिर थोड़ा ये एक्सीडेंट कम हमें इम्पैक्ट कर पाए। तो वेरी गुड एग्जांपल इज वेजिटेशन कवर को बढ़ाना, एफॉरेस्टेशन करना। जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे, पेड़ क्या करते हैं, उनकी रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, फर्टिलिटी को होल्ड करके रखते हैं, और पानी को होल्ड करके रखते हैं, तो जिससे सॉइल उड़ती नहीं है हवा से, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, ऑफ कोर्स सॉइल को बचाना, क्योंकि फर्टाइल सॉइल ही उड़ जाती है तो उसके बाद वेजिटेशन कवर भी वहां पे काम नहीं कर पाता है। लैंड मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना, ओवर ग्रेजिंग को मतलब प्रमोट ना करते हुए ग्रेजिंग को मॉनिटर करना, ह्यूमन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, कि पेड़ काट काट के घर बन रहे हैं जो, उस सबको मॉनिटर करना, और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना जिससे हम लोग को पहले ही वार्न कर सके कि जब हवा तेज चल रही है, स्टॉर्म जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो लोगों को पहले ही अवेयर करा जा सके, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म की यहाँ पे फोटो भी लगी है, लगता है कि बिल्कुल जैसे अ, हवा के साथ साथ ही धूल उड़ रही है ना, धूल की हवा, हाँ, ठीक है, ऐसा लगता है। तो ये आपका पहला डिजास्टर है। सेकेंड डिजास्टर इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब नेम से ही पता चल रहा है, लैंड ही खिसक जाती है। अब लैंड खिसकती कैसे है, लैंडस्लाइड कैसे करती है, लैंड को झूला तो नहीं झूल रही है, कैसे लैंड खिसक रही है, लैंड घसक लैंड नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, स्टीप ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि लैंड बहुत स्लोपी है, स्लोपी पे लैंड है। और उस स्लोपी लैंड पे भी हम क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर देते हैं, रोड का फॉर्मेशन कर देते हैं, होटल्स खोल रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से वहां का लैंड और लूज हो रहा है। और जैसे ही कोई ट्रिगर उसे मिलता है, ज्यादा तेज बारिश का होना, अर्थक्वेक का होना, माइनिंग एक्टिविटीज का होना, तो होता क्या है, बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड ग्रेविटी के साथ नीचे आ जाता है, जिससे अब लैंड ही ऊपर से नीचे खसक गया। तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे, ट्रैफिक जाम तो होगा ही होगा, प्लस जिस पे गिरेगा उसकी तो लाइफ ही चली जाएगी, ठीक है। तो लाइफ का भी बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस की तो बात ही मत करिए, एक तो पहले ही बहुत मुश्किल है माउंटेन पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और ऊपर से लैंडस्लाइड उसको और खराब कर देता है। अब यहाँ भी सेम दिक्कत है। यहाँ पे अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर कर लें कि हाँ ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज होंगी पर लिमिटेड होंगी, इतना नहीं कि हम देख ही रहे कि लैंड मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, डिफॉरेस्टेशन ना करें, है ना। ब्यूटीफुली माउंटेन्स ऐसे ही सुंदर है, नेचुरल है, उनका डिफॉरेस्टेशन करके, क्योंकि हमें होटल्स खोलने हैं, हमें न्यू हब्स खोलने हैं, हमें न्यू क्लब्स खोलने हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और स्पेशली ये माउंटेन रीजन में ही होगा, क्योंकि वो स्टेबल रीजन नहीं है। इसीलिए माउंटेन के रीजन में पॉपुलेशन हमेशा कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर आने की तकलीफें ज्यादा रहती है ना। ज्यादा पानी जो बरस जाएगा तो पानी के साथ साथ भी लैंड खसक आएगा। ठीक है। अब इसके यहाँ पे आपको बताया गया है, बस सिंपल सा डायग्राम है, नथिंग नीड टू एक्सप्लेन है। ठीक है। इसके क्या मिटिगेशन मेजर्स है? सबका मिटिगेशन मेजर पहला तो यही है कि आप एफॉरेस्टेशन करो, यानी कि वेजिटेशन कवर को बढ़ाओ। पेड़ नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट घास को या फिर छोटे मोटे श्रब्स को ही लगा के स्टार्ट करना है। वॉल्स ऐसे बनाने, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि लैंडस्लाइड हो भी तो वो लैंडस्लाइड का जो भी मलबा है वो रोड पर ना आ जाए, वो लोगों के ऊपर ना गिरे, कि वो उनके घरों को नुकसान ना करे। ऐसी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी है कि वॉल्स उनको रोक सके। समथिंग लाइक डैम स्ट्रक्चर, जैसे डैम एक्स्ट्रा पानी को रोकता है ना, वैसे ये लंबी वॉल्स क्या करेंगी, लैंडस्लाइड से जो भी इरोजन हो रहा है, जो भी रॉक्स नीचे आ रही है, उनको रोकने में हेल्प करेंगी। माइनिंग एक्टिविटीज को, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी में होगा क्या, ऊपर तो मिनरल मिलता नहीं है, माइनिंग एक्टिविटी के लिए बहुत अंदर डिग करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, और जैसे कोई ट्रैगर मिलता है वो नीचे खसकने, नीचे आने की तेजों में रहती है। तो वो भी हमको मॉनिटर करना है। ठीक है। और इसके भी मैप्स हम बना सकते हैं कि कुछ एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं, जैसे हिमालयाज, यहाँ पे लैंडस्लाइड आना ही आना है, तो यहाँ का ये रेड जोन हो सकता है, ऑरेंज जोन जोन हो सकता है। लेकिन अब प्लेन्स की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे उतना मैप की इतनी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम मैप अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। कि पानी तेज बरस रहा है, बहुत तेज पानी आ रहा है, फ्लड सिचुएशंस आ गई है, तो हो सकता है लैंडस्लाइड होगा, तो लोगों को जितने भी मिटिगेशन मेजर्स है, इमरजेंसी मेजर्स है, वो बताए जाए, ताकि टाइम आने पर वो उनको फॉलो कर सके। राइट। अब थर्ड क्या है, एवलांच। अब ये जो लैंडस्लाइड आपने पढ़ा ना, इससे रिलेटेड सा है थोड़ा सा ये। इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर ही खसक आता है नीचे। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन से हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा, ये स्नोफॉल या ग्लेशियर्स जो होंगे वही नीचे खस के आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एवलांचे कहते हैं, कि मास मूवमेंट ऑफ स्नो, आइस और ग्लेशियर ड्यूरिंग अ माउंटेन स्लोप इज नोन एज एवलांचे। है ना, अभी कितने से मिट्टी नीचे आ रही थी, लैंड नीचे आ रहा था, अब ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं। अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं या इसके क्या कॉजेज हैं? कॉज सबसे बड़ा इसका है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघल के क्या, स्लोपी मतलब स्लीपी हो जाते हैं ना, कि अब स्लिपरी हो जाएंगे, पानी है, स्लिपरी ज्यादा हो जाएगा लैंड, तो वो बहुत आराम से नीचे 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 खसाए जाएंगे। अब क्योंकि वो इतने स्लोप से नीचे आ रहे तो उनकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आई होप आपने फोर्स एंड फ्रिक्शन में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब इतना स्मूथ सरफेस मिल रहा है तो बहुत तेजी से वो नीचे आएंगे, और रास्ते में जो भी लोग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उसको तोड़ते फोड़ते नीचे आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। वहीं पे होगा जहाँ पे ग्लेशियर्स यानी कि हिमालयन माउंटेन्स में, या जो भी माउंटेन्स हमने आज तक पढ़े हैं। राइट। इसकी भी आप फोटो देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, कि स्नो ही नीचे आई जा रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या फिर लैंड लूज हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया है, या फिर यहाँ भी माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब इसके मिटिगेशंस क्या है, इसको भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं, इसकी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इशू कर सकते हैं, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि अचानक से नीचे आ गई, उससे कुछ साइंस हमको दिखते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करके हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर आ सकते हैं। एवलांचे प्रोन जोन्स बना सकते हैं, कि कहाँ पे ये आने की चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे हमें लोगों का सेटलमेंट नहीं होने देना है। ठीक है। पता है यहाँ लैंडस्लाइड आता है, पता है यहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा हो सकती है, पता है यहाँ पे ग्लेशियर्स नीचे आ सकते हैं, तो क्यों वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट अलाउ करना? जो कि आप सुनते होंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बन गई, किसने अलाउड कर दिया, तो वही सब वाली बातें हैं यहाँ पे। ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो एवलांच आने से टूटे नहीं, खराब ना हो, या फिर अंदर रहने वाले लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और लोकल कम्युनिटीज को ट्रेन करना है। आई होप, मैंने एक मूवी देखी थी नाना पाटेकर की, तो उसमें भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया था लास्ट में, तो उसमें भी यही था कि कैसे वो ट्रेंड थे उसको लेके, है ना, कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हम, बिकॉज ही वॉज सर्विंग समवेयर, तो ही वॉज ट्रेंड फॉर दैट, कि कैसे कितने घंटे में हम किसको बचा सकते हैं या कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसे हमें जो लोकल कम्युनिटी रहती है ना, क्योंकि ट्रेन लोग बहुत देर में पहुंच पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उस एरिया में,
उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना, उनको ही आप ट्रेन कर दो, उनको आप सशक्त बना दो, एम्पावर कर दो कि कुछ भी डिजास्टर आए, कोई भी एक्सीडेंट हो, तो वो समझ पाए कि उस समय क्या करना है। ठीक है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते उन्हें क्या करना है, लोग हाइपर हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, इसकी वजह से अगर वो बच भी सकते हैं तो वो बच नहीं पाते। ठीक है, अब है हमारा लास्ट डिजास्टर और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको ग्लेशियर्स वाले में सारे लैंडफॉर्म्स बताए थे, कैसे सर्क्स बनते हैं, कैसे वैलीज बनती हैं, तो होता क्या है कि जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लेशियर पिघल गए तो ग्लेशियर का पानी कहीं तो सबमिट होगा ना, तो ये लेक के फॉर्म में सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख रहा तो ये है मोराइन डैम, मोराइन डैम। अब मोराइन्स मैंने आपको बताया था, आपको लास्ट वीडियो में याद हो कि ये वही रॉक्स है जिनको ग्लेशियर ने तोड़ा है, क्योंकि ग्लेशियर नीचे खसक रहा था, ग्लेशियर नीचे मूव कर रहा था, तो इन रॉक को तोड़ फोड़ के इसने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब ये इसने ही इस पानी को रोक रखा है, पर पानी तो ऊपर तक भरता जा रहा है। अब ये पानी जब और भरेगा तो ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा और धीमे धीमे प्रेशर ऐसा बिल्ट होगा कि बहुत तेजी से पानी बाहर आएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा पानी। टंकी भरती है, धीमे धीमे टंकी भरेगी, कुछ नहीं होगा, टंकी को दिन भर छोड़ दो तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ट हो जाएगा कि वो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा सारा पानी। ठीक है, अब क्योंकि एक हाइट से पानी है, ग्लेशियर नीचे तो नहीं बन रहा, ग्लेशियर हाइट पे बनते हैं, ऑल्टीट्यूड पे बनते हैं, तो ये बहुत फोर्सफुली नीचे आता है और इससे भी फ्लडी सिचुएशंस आती है ना, इससे भी लोग को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि रिवर जैसा ये इतना फोर्सफुली पानी नीचे आ रहा है, ये क्योंकि ग्लेशियर की वजह से हुआ है। ग्लेशियर की जो लेक बनी थी वो आउटबर्स्ट हो गया, उसमें पानी ज्यादा आ गया, इसीलिए हम इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, कि फ्लड तो आया है पर पानी रिवर का नहीं है ये, या फिर ज्यादा बारिश की वजह से नहीं आया, क्योंकि ग्लेशियर की जो लेक थी वो आउटबर्स्ट हो गई, बाहर आ गया पानी, ओवरफ्लो हो गया, इसलिए हम इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलेंगे और उसका पानी कहाँ जाएगा, वो लेक के फॉर्म में सबमिट होगा और वो आउटफ्लो होगा तो बाहर आएगा पानी। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर is increasing the number and size of glacier lakes and eventually the outburst of that, right? अब इसके मिटिगेशन क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग। अब इसकी मॉनिटरिंग आप सैटेलाइट से भी कर सकते हो, आप ऊपर से भी देख सकते हो कि कहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो रहे हैं, कहाँ पे माउंटेन के बीच में लेक्स बन रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनकी रेस्क्यू टीम्स बनानी है, ये सब आप सैटेलाइट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी। अभी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है मैम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है वो लोग जो नीचे रह रहे हैं, जहाँ पे पानी सबसे पहले हिट करेगा आकर। ठीक है, तो इन कम्युनिटीज को रेस्क्यू करना सिखाना कि कैसे आपको बच के निकलना है वहां से, या छोटी मोटी बोट्स के जरिए कैसे आपको निकलना है तुरंत। ठीक है, तो ये इनको समझाना बहुत जरूरी है, इनको ट्रेनिंग इनकी करना बहुत जरूरी है। ये जो वल्नरेबल मोराइन डैम्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी डैम किसी ने बनाया थोड़ी ना, ये नेचुरली बिल्ड हुए हैं, राइट? तो इनका ध्यान रखना, इनको स्ट्रेंथन करना, अब इसी के ऊपर और सॉलिडिफाई कर लेना है ना, ह्यूमंस इसको अच्छे से बना दे तो इससे थोड़ी टाइम के लिए सही पर ग्लेशियर लेक रुक सकता है। पर इसका मेन जो मैं कहूँगी सॉल्यूशन है ना, वो क्लाइमेट चेंज को रोकना ही है। हम जितना क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे ग्लेशियर्स उतने कम पिघलेंगे और ये ऐसे एवलांचे जैसे सिचुएशन या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जैसे सिचुएशंस इंडिया में या फिर कहीं भी और नहीं डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, तो बस ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे वो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बाय।